जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कुंडली का एक विशेष योग होता है जिसको महाभाग्यशाली योग कहा जाता है। वैसे तो हम अपने कुंडली के अंदर अपने किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने धर्म श्रद्धा को इस 9वें भाव से देखते हैं। जैसा हमारा 9वां भाव होता है वैसा ही रिजल्ट हमारे को अपने धर्म से, अपने भाग्य से, अपने किस्मत से प्राप्त होता है। किंतु इसके अतिरिक्त ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ ऐसे योग खोजे गए जिन योगों के होने पर वह कुंडली और उस कुंडली का जो जातक अथवा जातिका होती है वो महाभाग्यशाली माने जाते हैं। तो ये महाभाग्यशाली योग कैसे बनता है और इसका प्रभाव स्पष्ट है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर महाभाग्यशाली योग बनेगा उसके जीवन में भाग्य का, किस्मत का, अपने प्रारब्ध का जो प्रभाव है या जो उसका परिणाम है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में उसको प्राप्त होगा। तो आइए समझते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर महाभाग्य योग कैसे बनता है। आपकी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, इसको जांचें, समझें और अपने भाग्य का जो वरदान है उसका लाभ उठाएं। तो आइए समझते हैं महाभाग्यशाली योग कैसे बनता है। तो महाभाग्यशाली योग को देखने का तरीका ये है कि अगर आप पुरुष हैं अर्थात मेल की अगर एक कुंडली है तो हमारे को 3 चीजें इसके अंदर देखनी है: लग्न, सूर्य और चंद्रमा। अगर पुरुष की कुंडली है तो सबसे पहले हम उसका लग्न देखेंगे कि उसके लग्न में पहले नंबर की राशि हो, तीसरे नंबर की राशि हो, 5वें नंबर की राशि हो, 7वें नंबर की, 9वें या 11वें नंबर की। अर्थ हुआ कि विषम संख्या की राशि उसके लग्न में हो और इन्हीं विषम संख्या की राशियों में से किसी भी राशि में सूर्य विराजमान हो और इसी विषम संख्या वाली राशि में से किसी राशि में चंद्रमा विराजमान हो। अगर लग्न राशि, सूर्य राशि और चंद्रमा राशि तीनों के तीनों राशियां विषम संख्या वाली हैं अर्थात मेष राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है या कुंभ राशि है, अगर इन राशियों के अंदर आपका लग्न हो, इन राशियों के अंदर आपका सूर्य हो अथवा आपका चंद्रमा हो तो आप महाभाग्यशाली योग वाले जातक हैं। ऐसे जातक जातिकाओं को सूर्य, चंद्रमा और जो लग्न का अधिपति होगा अर्थात लग्नेश, इन तीनों के समन्वय वाली जो दशा होती है अर्थात लग्नेश की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो, या सूर्य की महादशा हो, लग्नेश की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो, या फिर चंद्रमा की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा हो, लग्नेश की प्रत्यंतर दशा हो, किसी भी रूप में इन तीनों के तीनों ग्रहों की दशा एक साथ जिस जिस समय आपके जीवन में आएगी आपका वो वाला समय बेहतरीन भाग्य को देने वाला होगा, बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। ऐसे समय में जो आप अपना काम संपन्न करना चाहते हैं उन कामों को कर सकते हैं। वो आपका महाभाग्यशाली योग बनाने वाला टाइम है और ऐसे टाइम में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट अधिक परिमाण में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बात करते हैं महिला की कुंडली की कि अगर आपकी कुंडली महिला की है, आप महिला अर्थात जातिका हैं, तो आपके लग्न राशि, सूर्य राशि और चंद्रमा राशि सम संख्या की होनी चाहिए अर्थात चाहे वृष राशि हो, कर्क राशि हो, कन्या राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मकर राशि हो या मीन राशि हो।
आपकी लग्न राशि भी इनमें से एक हो, सूर्य भी इन्हीं में से एक राशि के अंदर विराजमान हो और चंद्रमा भी इन्हीं में से एक राशि के अंदर विराजमान हो, तो आपकी कुंडली के अंदर बनता है महाभाग्यशाली योग। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी हमारे को ध्यान में रख लेनी चाहिए कि पुरुष का जन्म दिन का होना चाहिए और महिला का जन्म रात का होना चाहिए। जिस पुरुष का जन्म दिन का हो उसकी लग्न राशि, सूर्य राशि, चंद्रमा राशि विषम संख्या की हो तो वो महाभाग्यशाली जातक होगा। जिस महिला का जन्म रात का हो और उसकी लग्न राशि, सूर्य राशि तथा चंद्रमा राशि सम संख्या की हो तो वो महाभाग्यशालिनी जाति का होगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये समन्वय बन रहा है, तो लग्नेश सूर्य और चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। उसका लाभ आप ले सकते हैं और जो भी आपके मन में जो भी सपने हैं, आप जीवन के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा समय उन कामों को करने के लिए चुने। उस समय में किया गया आपका काम सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला होगा। और एक बात और ध्यान रखें, ऐसे समय में हमेशा वो दिन चुने काम शुरू करने के लिए जिस दिन आपका साधक नक्षत्र पड़ता हो। साधक नक्षत्र वाले दिन और इन ग्रहों की दशा काल में आप कोई भी काम प्रारंभ करेंगे, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको सफलता भगवान की कृपा से निश्चित प्राप्त होगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा विषय महाभाग्यशाली योग के संबंध में। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के संबंध में। आज का पहला प्रश्न है रविंद्रनाथ शर्मा जी का। उन्होंने पूछा है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाए तो क्या इस स्थिति के अंदर उसका रत्न धारण किया जा सकता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाए तो इस स्थिति के अंदर या इस अवस्था के अंदर वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन स्थितियों पर हम इन ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव के बारे में। अगर आपका केंद्र या त्रिकोण का अधिपति आकर के छठे भाव में विराजमान है और अगर आपको सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित कोई काम करना है, किसी प्रकार की प्रतियोगिता के अंदर भाग लेना है, ये वाला जो छठा भाव है, छठे भाव से संबंधित काम आपको करने हैं। दूसरे की रुकावट को दूर करने वाले काम, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित काम, ऐसे काम अगर आप करना चाहते हैं या ऐसे कामों के अंदर आपको आगे प्रगति करनी हो, तब उस कंडीशन में आप उन ग्रहों का रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार 8वें भाव की बात करें कि अगर वो ग्रह 8वें भाव में आकर के बैठ जाए तो 8वां भाव हमारे जीवन का जो सीक्रेट है उसको सिग्निफाई करता है, हाई प्रॉफिट को सिग्निफाई करता है। प्लस ये वाला भाव जो है इस प्रकार के केमिकल का कारक है जिसके अंदर पॉइजन सम्मिलित होता हो, जहर का काम होता हो। अगर आप हाई प्रॉफिट वाले काम में संलग्न हैं, अगर आप सिक्रेटिव कार्यों के अंदर संलग्न हैं या फिर इस प्रकार के केमिकल्स का काम आप करते हैं जिसके अंदर पॉइजन का काम होता हो, जहर का काम होता हो, तो इस स्थिति के अंदर आप उन ग्रहों का रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करें 12वें भाव की। ये जो 12वां भाव है, देखिए, विदेश के लिए इस भाव को देखा जाता है, हॉस्पिटल के लिए, जेल यात्रा के लिए इस भाव को देखा जाता है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। हॉस्पिटल से संबंधित या जेल से संबंधित कोई आपका काम है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमारे को रत्न चुन लेना चाहिए। मात्र वो ग्रह वहां पर बैठ गया और उसके आधार पर हमारे को रत्न नहीं चुनना चाहिए। हमारी एक्चुअल में इच्छा क्या है, उस ग्रह से संबंधित कौन सा कार्य हम करना चाहते हैं और वो कार्य किस भाव से संबंधित है, उस बात को जांचने के बाद ही हमारे को उसका रत्न चुन लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है एस कालिया जी का। वो पूछते हैं
कि हमारा लग्नेश क्रूर हो और क्रूर हो करके अगर वो दूसरे या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या इसे पाप कर्तृ योग कहेंगे? तो देखिए सीधे तौर पर यह पाप कर्तृ योग नहीं कहलाता। आपका लग्नेश चाहे क्रूर हो, चाहे अशुभ हो, चाहे जो भी हो, आपका लग्नेश चाहे जैसा भी हो और वो जहां भी जाकर के बैठ जाए, उस लग्नेश के आसपास में, मान लीजिए यहाँ पर आपका लग्नेश बैठा हुआ है और इस घर में तथा इस घर में आकर के क्रूर ग्रह बैठ जाए, तब पाप कर्तृ योग होगा। 12वें भाव में आपका लग्नेश बैठा हुआ है और लग्न भाव में और 11वें भाव में कोई अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाए, तब वो पाप कर्तृ योग होगा। लग्नेश आपके दूसरे या 12वें भाव में बैठ जाए और साथ में दूसरे या 12वें भाव में कोई दूसरा अशुभ ग्रह भी हो, मान लीजिए एक तरफ आपका लग्नेश बैठ गया जो क्रूर है और दूसरी तरफ कोई और क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाए, इस कंडीशन के अंदर भी आपका लग्न भाव पाप कर्तृ योग में माना जाएगा। अगला प्रश्न है केशवी ठक्कर जी का। उन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो उसका कैसा परिणाम होगा? तो देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली होने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपका 8 नंबर है और यहाँ 8 नंबर होने का अर्थ हुआ कि आपका जो चंद्रमा है वो आपके भाग्य का कारक होकर के आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके भाग्य का कारक है और भाग्य का कारक होकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देख रहा है। तो देखिए चंद्रमा सीधे तौर पर हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशन का कारक है, हमारी माता का कारक है। तीसरे भाव में चंद्रमा होने का अर्थ है कि आपको मानसिक परिश्रम ज्यादा करना चाहिए, अर्थात मन से जुड़े हुए काम के अंदर आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए। आपका चंद्रमा अपने भाग्य स्थान को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, अर्थात आपका जो भाग्य है वो आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात जैसा आपका मनोभाव है उसी प्रकार का परिणाम आपको अपनी किस्मत के द्वारा प्राप्त होगा। और इस चंद्रमा के ऊपर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह की युति भी नहीं है, तो इस चंद्रमा के आसपास में मान लीजिए इस दूसरे घर में और चौथे घर में अगर कोई ग्रह न हो तो आपका चंद्रमा अकेला हो जाएगा और जहां चंद्रमा अकेला हो जाए उसको केमद्रुम दोष कहा जाता है। इस कंडीशन के अंदर चंद्रमा अकेला हो जाए और अकेले चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि भी न पड़े अथवा चंद्रमा से गुरु केंद्र में भी न हो, तब आपका चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा कमजोर होने का मतलब हुआ आपके इमोशन कमजोर होना, आपकी भावनाएं कमजोर होना, जल्दी हर्ट हो जाना, किसी की छोटी सी बात भी ज्यादा पीड़ा पहुंचा देना, मानसिक रूप से टूट जाना, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने मन को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। अपने माता के चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाएं, चांदी का कोई ना कोई आर्टिकल अपने पास लेकर के रखें और ज्यादा से ज्यादा माता के साथ में अपना अटैचमेंट बढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना करती रहें। अगला प्रश्न पूछा है सुनीता जैन जी ने। वो पूछते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर विषयोग का प्रभाव किसी रिश्ते पर पड़ रहा हो और उसमें हम चंद्रमा का उपाय कर लें, तो चंद्रमा का उपाय कर लेने से उस रिश्ते के ऊपर अर्थात उस व्यक्ति के ऊपर तो उसका कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए विषयोग का जो संबंध है उस रिश्ते के ऊपर पड़ रहा है, ये सामने वाले की तरफ से नहीं पड़ रहा, हमारी तरफ से पड़ रहा है। अर्थात उस रिश्ते को लेकर के हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के ख्याल आ सकते हैं। उस रिश्ते को लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार की नकारात्मक धारणा बन सकती है। तो जब हम उसका उपाय करेंगे तो अपने मन का इलाज करेंगे, अपनी दृष्टि का इलाज करेंगे। जहां विषयोग के अंदर चंद्रमा आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा कमजोर है, न कि सामने वाले का। तो आप अपने चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं, अपने मन का उपाय कर रहे हैं, उससे सामने वाले
के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव किसी भी रूप में नहीं पड़ेगा। उल्टा जैसे आप अपने मन का उपाय करेंगे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आपका चंद्रमा ठीक होते ही उस व्यक्ति के साथ में आपके रिश्ते भी और ज्यादा अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का विषय। इसके साथ एक ऑब्जर्वेशन में आपको बताना चाहूंगा। जिस महाभाग्यशाली योग की मैंने चर्चा की, इस महाभाग्यशाली योग के अंदर अगर आपका लग्नेश शनि हो तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। शनि को छोड़ करके कोई भी ग्रह आपका लग्नेश हो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लग्नेश के, सूर्य के और चंद्रमा के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा काल में। किंतु लग्नेश अगर शनि है तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आपको नहीं मिलते। तो इस बात को हमारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा विषय। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को चलाते रहें और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके स्वयं को हमेशा पवित्र बनाए रखें, प्रसन्न बनाए रखें। दुनिया के सबसे ज्यादा समृद्धशाली आप बन जाएंगे। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।